आज मॉर्निंग में हमने आप लोग से डिस्कस किया था ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन एंड फॉरफ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो उसको हम यूट्यूब के चैनल पे डालने जा रहे हैं। हाँ, तो पहला पार्ट लेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करते हैं तो अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन को पालन करते हुए। वो कंडीशन जो है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल साफ साफ दिया होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर के। हाँ, जिसकी वजह से पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर जो है कुछ नियम का पालन करते हुए वो दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, तो अगर बाय द डेफिनेशन इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफ़र इट्स शेयर, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है, तो प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर कैन बी ट्रांसफ़र इट्स शेयर फॉर द प्रेस्क्राइब गिवन सम कंडीशंस। अगर वो कंडीशन की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहले कंडीशन ये है कि वो उनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, और दूसरा वो पहला प्रेफरेंस देंगे कंपनी के खुद के शेयर होल्डर को। जब वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब कंपनी के शेयर होल्डर आउटसाइडर को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ये। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 इम्पोज द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट बात हम करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। आप तो प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो जैसा हमने आपको पहले बताया था, ये एक कंडीशन है। उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, उसको फुलफिल करते हुए प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर जो है अपना शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं द शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द कंपनी इटसेल्फ। हाँ, तो मान लीजिए रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो तो एक ही ग्रुप के जो शेयर होल्डर हैं अपनी ही दूसरी कंपनी में अपने शेयर को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है कंपनी एक्ट और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो पहले वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करेंगे, तब वो दूसरी कंपनी में अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 1082 to 1110। हाँ, सेक्शन 1111 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट empowered the board of director of a company to register the transfer of share of their company. This section further states that such registration of the share must be made in accordance with the provision of the section 108 to 1110। इसका मतलब ये हो क्या कि अगर मान प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर, अगर कोई शेयर होल्डर है या पब्लिक कंपनी का कोई शेयर होल्डर है तो अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी शेयर होल्डर जो है अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन की नॉट टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ सेम ग्रुप। जैसा हमने पहले कहा है कि कोई सेम ग्रुप की कंपनी जो है अपने ही शेयर को वो खरीद नहीं सकती, यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ओनली टू द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन को पालन करते हुए वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको इंटरेस्ट को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मस्ट बी अकॉर्डिंग विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन एक्सचेंज और फेयर की कोई बात आती है या कोई फॉरेन रेगुलेशन एक्ट की बात आती है, तो अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है फॉरेन कंपनी के, अगर कोई शेयर होल्डर है, हाँ, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उनको उस नियम का रूल्स को फॉलो करते हुए अपना शेयर को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने देखा ये इन कंडीशन को फॉलो करते हुए
कोई भी शेयर होल्डर चाहे पब्लिक कंपनी का हो प्राइवेट कंपनी का हो, वो अपना शेयर जो है ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। फॉलोइंग आर द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफ़र, बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसफ़र के पहले शेयर होल्डर को अपने शेयर का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन और टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। 60 डेज यानी 2 महीने का टाइम मिलता है कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर का ट्रांसफ़र करने के लिए। वो 2 महीने के भीतर वो अपने शेयर को का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जान रही हैं कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। टाइम पीरियड दिया हुआ है लिमिटेशन ऑफ द 2 मंथ और 60 डेज। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन इफ द शेयर आर डिलीट इन द स्टॉक एक्सचेंज। मान लीजिए कोई शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज से डिलीट कर दिया गया है तो उसका भी उस शेयर का भी ट्रांसफ़र हो सकता है जब ऐसी कंडीशन में उसको अपने शेयर को फिर से स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना ये कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र। बिल्कुल क्लियर है, जैसे हम कोई भी काम करने के पहले या कोई भी से जॉब में हम जाते हैं तो उसके पहले हमको एप्लीकेशन देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। शेयर खरीदते हैं तो अप्लाई करना पड़ता है। ये इसी तरह अगर हमको से अपना शेयर ट्रांसफ़र करना होता है तो उससे पहले हमें एक एप्लीकेशन जो है कंपनी के डायरेक्टर को अप्लाई करना पड़ता है और उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करा के यानी एक्सेप्ट करा के ही अपने शेयर को हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द लॉस ऑफ ट्रांसफ़र डीड। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है या एप्लीकेशन है फॉरवर्ड हो गया, कहीं मिसप्लेस हो गया है तो उसके कैसे तो उसका शेयर ट्रांसफ़र होगा तो इस बात से अगर पुष्टि कर देगा कि हमने जानबूझ के वो डॉक्यूमेंट को खोया नहीं है। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है उसकी बात को कन्विंस हो जाता है तो वो दोबारा उसको परमिशन देके उसके शेयर का ट्रांसफ़र वो कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय लीगल सक्सेसर। यहाँ पे लीगल सक्सेसर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में अप्लाई होता है। मान लीजिए जैसे किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो लीगल सक्सेसर होता है या उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको उसका शेयर को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसमें कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या दिवालिया होता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो लीगल सक्सेसर होता है वह उस व्यक्ति का शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्शली पेड अप शेयर्स। मान लीजिए किसी शेयर को का पार्शली पेमेंट किया है और उसको कुछ पेमेंट करना बाकी है तो जो व्यक्ति अपने पार्शली पेड अप शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो पहले वो बता देगा कि हमने इस शेयर पे पूरा अमाउंट नहीं पे किया है, कुछ अमाउंट बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र अगर वो एक्सेप्ट करता है तभी ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति जो है अपने पार्शली पेड अप शेयर को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फुली पेड अप शेयर। बिल्कुल क्लियर है, किसी शेयर पे अगर कोई अमाउंट नहीं बचाने फुली पेड अप शेयर है तो ऐसी कंडीशन में जो शेयर होल्डर है अपने शेयर को बड़े आसानी से दूसरे व्यक्ति को इस ट्रांसफ़र वो कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कभी कभार रजिस्ट्रार क्या करता है वो अपने आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि हम आपका शेयर को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, कोई कंडीशन बता देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जो व्यक्ति या जो शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है वो कंपनी के सर्वोच्च संस्था के पास जाके यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाके और वो अपना उनको एप्लीकेशन दे के और वहाँ से वो जो परमिशन लेके अपने शेयर को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर मान लीजिए और साथ में वो इसकी अपील ये कोर्ट से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ही काफ़ी है क्योंकि वही कंपनी की सर्वोच्च संस्था होती है। कंपनी के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसके द्वारा ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास उस कंपनी के 10% ज़्यादा शेयर हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, खासकर वो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो ऐसी कंडीशन में उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है तभी वो अपना शेयर का ट्रांसफ़र करना पड़ता है।
मान लीजिए फिर कोई फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर भी क्या करते हैं, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के अपने शेयर का वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ अभी आपने देखा कि ये कि लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, हाँ, कि ये जो लीगल प्रक्रिया है इसको फॉलो करते हुए कोई भी शेयर होल्डर जो हो, चाहे पब्लिक कंपनी का हो या प्राइवेट कंपनी का हो, अपना शेयर का वो ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दी प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर is described under section 1082 1111 of the Indian Company Act 1956. The procedure as described by these sections may be stated as under. पहला है to prepare a transfer instrument. अगर वो जो भी डॉक्यूमेंट है ट्रांसफ़र के लिए, उस डॉक्यूमेंट को जो शेयर होल्डर ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है। फिर नेक्स्ट होता है टू प्रिपेयर है ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, यानी जब ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें क्या ड्यूली स्टैम्प जो व्यक्ति ट्रांसफ़र अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसका सिग्नेचर उस पर होना अति आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को हम जाके कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि information of the transferee by company if the share are partially paid up। मान लीजिए पार्शियली पेड शेयर होल्डर है तो ट्रांसफरी को इसकी सूचना अवश्य दे देनी चाहिए कि ये शेयर के फुल पेमेंट नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ, इस पर पूरा का पूरा डिसीजन लेगा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि पार्शियली पेड अप शेयर का ट्रांसफ़र किया जाए कि नहीं किया जाए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का रजिस्ट्रेशन करना मस्ट होता है। फिर नेक्स्ट लास्ट है बट नॉट लीस्ट टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी। जब शेयर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र होता है वो रियल में जो है उस शेयर का ओनर बन जाता है और उसका नाम जो है कंपनी के शेयर होल्डर में लिख दिया जाता है। ये आपने देखा क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोविज़न है, हाँ, ये सारी जो अप्लाई होती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की तो यहाँ ये केवल वहीं पे अप्लाई होता है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो शेयर होल्डर उसकी डेथ हो जाती है या जब वो पागल हो जाता है या दिवालिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका नॉमिनी होता है उसी को उसका शेयर ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी जो व्यक्ति जीवित नहीं है, हाँ, या कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया हुआ है, जेल में चला गया है, अगर वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसका जो ओनर होता है वो कोर्ट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू वो उसका शेयर जो है उसका वो रियल ओनर को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। पहला है लीगल सक्सेसर, जिसको शेयर मिल रहा है वो लीगल यानी रियल में होना चाहिए, हाँ, उसके पास प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम ही इस व्यक्ति के लीगल सक्सेसर हैं। फिर बात फिर उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है हमको अपना लीगल उत्तराधिकारी बना के गया है जी हाँ, और हम ही को ही इसका शेयर मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑल द रूल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर विल अप्लाई। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में जो भी नियम है, हाँ, उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में भी अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ऑफ लीगल सक्सेसर। लीगल सक्सेसर क्या अधिकार हैं? जो अधिकार ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में होता है वही अधिकार लीगल ऑफ सक्सेसर का जो उत्तराधिकारी को होता है उसके पास भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ मेंबरशिप ओनली ऑन द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसका मेंबरशिप का राइट होता है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, फिर क्या इसका प्रोसीजर है, यानी प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो पहला हम बात करते हैं ही मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी और ही मे ट्रांसफ़र द शेयर टू एनी अदर पर्सन, यानी वो व्यक्ति जो है कंपनी का मेंबर होना चाहिए या वो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर को वो ट्रांसफ़र
कर सकता है। क्लियर है ये। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या अंतर है, तो हम बात करते हैं जबकि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में, तो पहला हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर में, ट्रांसफर ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टी। ट्रांसफर शेयर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में होता है कि हम आपका शेयर को ले सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ एज ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर। यहाँ भी बिल्कुल साफ कर रहा है कि अगर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडरेशन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ए वैलिड कंसिडरेशन ऑफ द इज देयर। यानी ये क्या है, एक वैलिड कंसिडरेशन है। जबकि हम बात करते हैं देयर इज नो कंसिडरेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ऐसा कोई भी कंडीशन यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। बात करते हैं मेंबरशिप, द ट्रांसफरर मस्ट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है वो कंपनी का मेंबर भी होना चाहिए। देयर इज नो ए पर्सन इवन ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी में ट्रांसफर से। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में, अगर कोई व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं होता है तो भी इसको उस व्यक्ति का शेयर को ट्रांसफर हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नीड ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। देयर इज नो नीड ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर में। ट्रांसफर ऑफ शेयर में सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, यानी दूसरे के पास जब हम शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेट बीच में यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जबकि सक्सेशन से सर्टिफिकेट इज ए मस्ट बी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पे कंपलसरी होती है। ये कुछ डिफरेंस है आपके ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में। जब हम बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल क्लियर है। जब हम बात करते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर है, मतलब क्या हुआ कि किसी शेयर होल्डर के शेयर को हम कैंसिल कर दें या उसके शेयर को जब्त कर लें। ये तभी होता है जब वो शेयर होल्डर क्या करता है कि वो किसी भी कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, थर्ड कॉल पे कंपनी का पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी के बार बार सूचना देने पे भी वो अवॉइड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके उस व्यक्ति का शेयर को जब्त कर सकती है। लेकिन जब्त करने से पहले उसको 2 बार सूचना दी जाती है। जब वो दोनों बार कोई जवाब नहीं देता है तब वो उस व्यक्ति का शेयर को वो कैंसिल या फॉरफिट करती है। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। फिर हम बात करते हैं लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसका लीगल प्रोविज़न क्या हो सकता है, तो बिल्कुल तो इसका जो पहला कंडीशन है, इट मस्ट बी अलाउड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है उसकी परमिशन, यानी उसके क्लॉज में ये साफ साफ होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के शेयर को कैंसिल या फॉरफिट कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर मस्ट बी ए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ ए फॉरफीचर, यानी शेयर को फॉरफिट करने का एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, यानी उसका कारण जो है स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के शेयर को आप जब्त या कैंसिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड फॉर द फॉरफीचर। फॉरफीचर के लिए यहाँ पे बात हम कर रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर, मतलब कि उसको नोटिस, यानी उसके पास सूचना जानी चाहिए कि हम आप कंपनी जो है आपका शेयर क्यों जब्त कर रही है। उसको पहली नोटिस देंगे, फिर दूसरी नोटिस देंगे जिसमें उसको 21 दिन का टाइम मिलता है कि अपना जवाब दे दें। तब वो दूसरी नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तब कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। फिर बात करते हैं फिर द फॉरफीचर मस्ट बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेगा उसी को बेस मान के कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को जब्त या कैंसिल कर सकती है। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया लीगल प्रोविजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रोसीजर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की क्या क्या प्रक्रिया यानी प्रोसीजर होती है। पहला प्रोसीजर है टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर,
यानी पहले एक लिस्ट तैयार करती है कंपनी की कौन कौन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर हैं। उस लिस्ट के आधार पर कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर का जो है शेयर को फॉरफिट या जब्त करेगी। फिर दूसरा है आपका टू प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब कंपनी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर की लिस्ट तैयार कर लेती है और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में उस लिस्ट को प्रेजेंट किया जाता है और उस मीटिंग में डिस्कस होता है कि ये कंपनी के डिफॉल्टर शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी की कॉल मनी को पेमेंट नहीं किया है। अब हम क्या हम इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके इनको शेयर को जब्त करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है टू सेंड द रजिस्टर नोटिस। जब वहाँ से प्रस्ताव पास हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तब जिन डिफॉल्टर शेयर होल्डर को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजी जाती है, हाँ, और उसको 14 दिन के यानी 2 हफ्ते के भीतर उसको उनका जवाब देना पड़ता है। अगर वो उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं फिर नेक्स्ट फिर टू सेकंड नोटिस, यानी 14 दिन के बाद कंपनी जो है सेकंड नोटिस उन डिफॉल्टर शेयर होल्डर को भेजती है। अगर वो दूसरी नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तब क्या होता है, टू पास द रेजोल्यूशन फॉर फ्यूचर। तब दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल की जाती है और उसमें सारी बात साफ साफ रखी जाती है कि इन्होंने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया है, अब हम ये प्रस्ताव पास करके इनको शेयर को जब्त करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर ऑफ द रेजोल्यूशन। उस प्रस्ताव के बारे में शेयर होल्डर को सूचना दी जाती है कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, हमने मीटिंग करके आपके शेयर को जब्त कर लिया है। फिर नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फॉरफिचर शेयर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, यानी जिन शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट किया जाता है और उसके अमाउंट को फॉरफिचर शेयर अकाउंट में वो भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है टू रिमूव द नेम ऑफ सच शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर, यानी शेयर होल्डर के रजिस्टर से उन डिफॉल्टर शेयर होल्डर का नाम को काट दिया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है टू इफेक्ट है डिक्लेरेशन अबाउट फॉरफिचर। उसके बाद एक डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप सभी लोग का जो शेयर है वो कंपनी ने कैंसिल या फॉरफिट कर लिया है। फिर नेक्स्ट मेन पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर का शेयर को जब्त करती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो द वैलिड फॉरफिचर ऑफ शेयर हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप, यानी उस शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा फिर लॉस ऑफ पेड अप अमाउंट, यानी जो अमाउंट होता है वो भी क्या होता है उसका जब्त कर लिया जाता है। फिर कंट्रीब्यूट इन ए पास्ट मेंबर, यानी जो पास्ट मेंबर होते हैं उनके बीच वो कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाँ, फिर मे बी हेल्ड लायबल फॉर द अनपेड कॉल, साथ में ये भी हो सकता है कि उनको जो कॉल पे पेमेंट नहीं की है उसके लिए उनको लायबल भी ठहराया जा सकता है। ये आपका पूरा ये इफेक्ट पड़ता है फॉरफिचर ऑफ शेयर की। फिर नेक्स्ट मेन पॉइंट होता हम बता रहे हैं री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर, यानी कभी कदा कंपनी क्या करती है फॉरफिट शेयर को भी री इशू कर सकती है। कंपनी में भी री इशू द फॉरफिट शेयर्स बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन देता है तो कंपनी फॉरफिट शेयर को री इशू कर सकती है। फिर अमाउंट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर, फिर क्या होता है अमाउंट ऑफ जो हमने जब्त किया उसको क्या कंपनी क्या करती है री इशू कर दी है। फिर टू पास द रेजोल्यूशन, कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कर देती है कि हम आपका जो शेयर जो है री इशू कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इशू ऑफ फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट, जब फॉरफिट किया हुआ शेयर री इशू जाता है और जिनको वो शेयर अलॉट होता है तो कंपनी दोबारा क्या करती है फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट वो जारी कर देती है। तो ये क्या हो गया कि ये सारी कंडीशन होती है कि कंपनी जो है कैसे शेयर को री इशू करती है और फिर कैसे ये सर्टिफिकेट को कंट्रीब्यूट करती है। आप ये अच्छे से देख आप हमने ये बता दिया है ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर। अच्छे से ये आप यूट्यूब के इस पार्ट को स्टडी करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो हमको आप जूम क्लास में या इसी पे कोई आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू।